नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पौरव वंश की। ये 647 से 725 ईस्वी तक चला। इसकी जानकारी हमें तालेश्वर अल्मोड़ा ताम्रपत्रों से प्राप्त होते हैं। जो तालेश्वर नाम का जो अल्मोड़ा में ताम्रपत्र है उससे प्राप्त होते हैं। इन ताम्रपत्रों में शासकों का उल्लेख है। जो ये ताम्रपत्र हैं उनमें शासकों का उल्लेख है, जिसमें विष्णुवर्मन प्रथम और वृषवर्मन, अग्निवर्मन और धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, ये इम्पोर्टेंट है। इनको जो पौरव वंश है उसको पूर्ववर्ती राजवंश भी कहा जाता है। इन्हें कत्यूरियों का पूर्ववर्ती माना जाता है। जो पौरव वंश है उसे कत्यूरियों का पूर्ववर्ती माना जाता है, क्योंकि कत्यूरों की राजधानी जो थी वो कार्तिकेयपुर का उल्लेख कालेश्वर ताम्रपत्रों में एक ग्रामक के रूप में हुआ है। जो कत्यूरी उनके पूर्ववर्ती माना जाता है पौरव वंशों को, और कत्यूरियों की राजधानी जो थी वो कार्तिकेयपुर थी, जिसका उल्लेख ताम्रपत्रों में एक ग्रामक के रूप में हुआ है। प्रथम शासक जो थे पौरव वंश के वो विष्णुवर्मन प्रथम, और अग्निवर्मन इस वंश का स्वतंत्र शासक था। इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली। जो अग्निवर्मन इस वंश का स्वतंत्र शासक था और उसने कौन सी उपाधि ली थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। और पौरव वंश का जो प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक वो द्वितीय वर्मन था, और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुवर्मन द्वितीय। जो अंतिम शासक है इस वंश का, पौरव वंश का, विष्णुवर्मन द्वितीय है। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। इनकी राजधानी जो थी ब्रह्मपुर में थी। राजा स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहते थे, और इनकी सेनाओं के 3 प्रमुख अंग थे, गजपति और अश्वपति और पैदल जयनपति। इसके इनकी सेनाओं के 3 प्रमुख अंग थे। राजा पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण रहता था। जो राजा था उसको मंत्रिपरिषद का नियंत्रण रहता था, और तीनों सेनाओं का प्रधान जो था वो बालाध्यक्ष कहा जाता था। तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता था उसको बालाध्यक्ष कहते थे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष अमात्य होता था, और दुर्ग को कोट कहा जाता था। वहाँ पर जो दुर्ग है उसको कोट कहा जाता था। कोट का सुरक्षा अधिकारी कोटाधिकरण था। प्रतिहार जो था वो राज परिवार की सुरक्षा करता था। तो प्रतिहार नाम का वो था जो राज परिवार की सुरक्षा करता था। दंडपाशिक जो थे उच्च पुलिस अधिकारी थे। पौरव वंश में जो दंडपाशिक थे उनको उच्च पुलिस अधिकारी थे। और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था पौरव वंश में भूमिकर 1/6 था। भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को भागी कहते थे। जो भूमिकर वसूलते थे उस अधिकारी को भागी कहते थे, और अन्य कर को भोग कहा जाता था, जिसे भोगिक नामक अधिकारी वसूलता था। विष्णुवर्मन के समय स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह आता है सारे पेपरों में। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसके कार्यकाल में हुआ? तो कौन था? विष्णुवर्मन के समय। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंचाई वाली भूमि को केदार भूमि तथा असिंचित भूमि को सारी कहा जाता है। ये आता है पेपर में कि सारी किसे कहा जाता था, या सिंचाई वाली भूमि और असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसलिए सिंचाई वाली भूमि को केदार भूमि और असिंचित भूमि को क्या? सारी कहा जाता था। भूमि माप की प्रमुख विधियां थी उस टाइम पर। भूमि माप की जो प्रमुख विधियां थी उसमें द्रोणवापम था, खारीवापम और पुल्यवापम। और अगला जो है कार्तिकेयपुर राजवंश है। नोट कर लीजिए सब, कार्तिकेयपुर राजवंश। ये 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और कार्तिकेयपुर का पुराना नाम जो था वो कबीरपुर था। कार्तिकेयपुर का पुराना नाम कबीरपुर था। इस वंश की राजधानी जो थी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनी। इस वंश की जो राजधानी थी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनी। बाद में यह राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी पर स्थित वैजनाथ के पास वैद्यनाथ पर बनी।
700 से 1030 तक 3 से अधिक परिवारों ने यहाँ शासन किया। 700 से 1030 तक 3 से अधिक परिवारों ने यहाँ शासन किया। इस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश से संबंधित पांडुकेसर ताम्रपत्र बद्रीनाथ संस्कृत भाषा और पाली लिपि में है। जो पांडुकेसर ताम्रपत्र है वो बद्रीनाथ संस्कृत भाषा और पाली लिपि में है। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव जो था कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था और इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। खरपर देव यशोवर्मन के समकालीन था। जो खरपर देव थे वो यशोवर्मन के समकालीन थे और इसका पुत्र कल्याणदास था जिसकी पत्नी लदिया देवी थी। खरपर देव का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था जिसने जागेश्वर मंदिर को भूमि दान दिया। जो जागेश्वर की भूमि है जो दान दी थी वो खरपर देव का अंतिम शासक त्रिभुवन राज ने दिया था। इसी के समय बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने यहाँ आक्रमण किया जिसकी जानकारी हमें नालंदा अभिलेख से मिलती है। इनके समय में एक बंगाल के पाल शासक थे धर्मपाल, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया जिसकी जानकारी हमें नालंदा अभिलेख से मिलती है। इसके बाद निम्बर वंश स्थापित हुआ। जो शैव अनुयायी थे उन्होंने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया। जो विमान जो है वो मंदिर के ऊपर से जो एक छत्ता जैसा बनता है उनको विमान कहा जाता था, उनका निर्माण कराया। इसके बाद इष्टगण शासक हुआ जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके बाद इष्टगण शासक हुआ जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसने जागेश्वर में नवदुर्गा, महेश्वरदिनी, लकुड़ीस, नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया। ललितपुर को बराह अवतार कहा गया है। जो ललितपुर था उसको बराह अवतार कहा गया है। भूदेव ने वैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। जो भूदेव थे उन्होंने वैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। सरोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सरोड़ा वंश की स्थापना की। जो सरोड़ा वंश था उसकी स्थापना सरोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने की। इनकी राजभाषा जो थी संस्कृत थी और लोक भाषा पाली। यह वंश सूर्यवंशीय था। इनकी राजभाषा जो थी संस्कृत थी और लोक भाषा पाली। यह जो था सूर्यवंशीय था। यह वंश जो था सूर्यवंशी था। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर कल अगले एपिसोड में मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि नए नए वीडियो आप लोगों तक हम दे सकें। धन्यवाद।